मुझे लगता है कि पुलिस ने ज़्यादती की है। गिरफ्तारी भी जायज़ नहीं थी और गिरफ्तारी का जो धाराएं लगाई गई हैं अमिताभ ठाकुर के विरुद्ध वो बिल्कुल जायज़ नहीं थी। ये सच है कि अमिताभ ठाकुर के विरुद्ध जो धाराएं लगाई गई हैं वो मेरी समझ में ऐसा कोई उन्होंने अपराध नहीं किया था जो सच में लगाई जानी चाहिए। उत्तर प्रदेश में चुनाव हुंकार होते ही अमिताभ ठाकुर का जिन्न बाहर आ गया। अमिताभ ठाकुर ने जो युद्ध छेड़ा वो गांधीवादी एटीट्यूड है। पुलिसिया वर्दी से बाहर आकर के अमिताभ ठाकुर ने ये जो तेवर दिखाए हैं वो सही है या गलत है, इस पर बातचीत तो बाद में की जाएगी। लेकिन पहले ये समझ लिया जाए कि आज से 20 साल पहले उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक पद से रिटायर हुए महेश चंद्र द्विवेदी जी का इस पूरे मामले में मानना क्या है। महेश चंद्र द्विवेदी जी ने हमें अमिताभ ठाकुर ही नहीं बल्कि पुलिस के विभिन्न आयामों और पुलिस की अपनी कार्य प्रणाली के साथ ही साथ ताजा उनके तेवरों पर काफी बातचीत की है। लेकिन आपकी पुलिस आम आदमी के बजाय अब तो पुलिस वालों की ऐसी तैसी करती है। अमिताभ ठाकुर को आपने जेल में बंद कर रखा है, जिस तरीके से रखा है, आपको कैसा लगता है? मैंने जितना जाना है इस प्रकरण के बारे में, मुझे लगता है कि पुलिस ने ज़्यादती की है। गिरफ्तारी भी जायज़ नहीं थी और गिरफ्तारी का जो धाराएं लगाई गई हैं अमिताभ ठाकुर के विरुद्ध वो बिल्कुल जायज़ नहीं थी। अब कैसे जब वो कोर्ट के सामने प्रस्तुत किए गए तो कैसे कोर्ट ने उस पर विचार नहीं किया ये मेरी समझ में नहीं आता है। परंतु ये सच है कि अमिताभ ठाकुर के विरुद्ध जो धाराएं लगाई गई हैं वो मेरी समझ में ऐसा कोई उन्होंने अपराध नहीं किया था जो सच में लगाई जानी चाहिए। जो इस पूरे मामले में 2 एडीजी की कमेटी बनाई गई थी और उन दोनों ने इसको इनके आरोपों को साबित किया है और जिस तरीके से उठा करके टांग लिया गया इनको गाड़ी पर और उस पर ये बताया गया कि उन्होंने हमला किया है, ये पूरा सीन आपको कैसा दिखाई पड़ता है? मुझे जो टीवी में देखा था उसके आधार पर मैं बता सकता हूँ कि उसके आधार पर मुझे नहीं लगता कि अमिताभ ठाकुर ने कोई ऐसा काम किया था। उन्होंने अपना भागने का प्रयत्न किया है, बचने का प्रयत्न किया या प्रेस को ज़ोर ज़ोर से कह के बताने का प्रयत्न किया, तो इसमें कोई बात गैर कानूनी नहीं थी। ये सामान्य कोई भी अपराधी जो है वो बचने का प्रयत्न करता है ऐसे प्रकरण जब पुलिस आती है, तो इसमें कोई भी ऐसा नहीं था उनके खिलाफ कोई कार्रवाई धारा लगाई जा सकती। जब आदमी कोई बचने का प्रयत्न करता है तो उससे कोई पुलिस की के हमला नहीं कहा जा सकता या पुलिस की ड्यूटी में उसे बाधा नहीं कहा जा सकता, वो गलत है। तो इसमें ज़रूर उनके साथ जाती है। इसको सामान्य पुलिस प्रणाली के तौर पर माना जाए या जो तरीका है पुलिस वालों का, पुलिसिक एटीट्यूड है, या एक गुंडागर्दी की एक पराकाष्ठा तक बढ़ती जा रही है पुलिस? ये प्रकरण तो अवश्य ऐसा है जिसमें हम कहेंगे कि पुलिस ने ज़्यादती की है। अब हम गुंडागर्दी शब्द तो नहीं इस्तेमाल करें, लेकिन ये है कि वो ज़्यादती क्यों की, या तो दबाव में की या मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ में की, ये वो जाने। लेकिन वो मिस इंटरप्रिटेशन कोर्ट तक हुआ है मैं तो कहूँगा, क्योंकि वहाँ भी ये प्रकरण आना चाहिए था प्रथम जब पेश किए गए हैं, तो आना चाहिए था और विचार किया जाना चाहिए था कि जमानत का केस है नहीं है। लेकिन जितने फैक्ट्स टीवी से या जैसे भी पता न्यूज़पेपर से पता चलते हैं तो उसके अनुसार पुलिस ने ज़्यादती की इनके साथ। दीदी जी, जब हम पुलिस की कार्य प्रणाली पर, उनके भाषा शैली पर बातचीत करते हैं और गुंडागर्दी कहते हैं तो उस पर आपका ऐतराज होता है, लेकिन आम आदमी जब करता है तो उसकी माँ बहन बेटी तक का आप इस्तेमाल करते हैं। ये दोहरा चरित्र बड़ा अजीब सा नहीं लगता आपको? नहीं, देखिए, मैं गुंडागर्दी इसलिए नहीं कहूँगा कि या अगर उन पुलिस वालों ने किसी आदेश पर किया, किसी व्यक्ति विशेष के या किसी शासन में बैठे किसी व्यक्ति के आदेश पर किया, तो एक ये भी प्रक्रिया है कि पुलिस को सामान्यतः शासन के आदेश मानने चाहिए। प्रक्रिया नहीं है, ये नियम भी है। तो इसलिए भी उसको गुंडागर्दी शब्द इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। गुंडागर्दी का उद्देश्य अलग होता है। क्या आपको क्या लगता है कि इस पूरे प्रकरण पे आशय क्या था पुलिस का? अपना निजी खुंदस निकालना या सत्ता का चरण चापना? जो आप द्वितीय बात कह रहे हैं, सत्ता के प्रभाव में, वो ज्यादा संभव है। पुलिस के सुधार आयोग हर साल बनते हैं और
मुख्य सचिव स्तर का अधिकारी उसका अध्यक्ष बन जाता है। कुछ आज तक 54-58 रुपया कुछ निकला वहां से? नहीं, कुछ स्टेप्स तो लिए गए हैं, अलग अलग स्टेट्स की बात है। कुछ स्टेट्स नहीं, हम उत्तर प्रदेश पर बातचीत कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में देखिए, कम से कम एक जो पुलिस कमिश्नर प्रणाली का प्रारंभ तो किया इस शासन ने। पहले तो प्रारंभ ही नहीं होता था, और वो उसमें सच बात ये है कि आईएएस ऑफिसर भी नहीं होने देते थे और नेता दोनों ही नहीं होने देते थे। लेकिन केवल पुलिस कमिश्नर प्रणाली की अकेली बात नहीं है। बात तो ये है कि शासन किस हद तक इंटरफियर कर सकता है पुलिस के काम में। ये विषय जो ऐसा है जो कि डिफाइंड होना चाहिए। होता ये है कि शासन ये समझता है कि हम एब्सोल्यूट अथॉरिटी हैं और जब चाहे पुलिस के काम में हम इंटरफेयर कर सकते हैं और पुलिस को निर्देश दे सकते हैं। लिखित स्थिति भी यही है कि पुलिस जो है शासन के उसमें अंतर्गत काम करेगी, लेकिन उसके भी नियम होते हैं। जैसे अब एक साधारण सी बात बताऊं कि नियम यह है कि इंस्पेक्टर्स के ट्रांसफ़र डीजीपी करेंगे, अंतर ज़िला और जो दूसरे ट्रांसफ़र होते हैं अंतर रेंज। लेकिन फैक्ट्स यह है, मैं भी डीजीपी रह चुका हूँ, कि कोई मुख्यमंत्री करने ही नहीं देता। वो कहता है कि पहले हमसे पूछिए, हमारा अप्रूवल लीजिए, जब मैं कहूँ तब उसका कीजिए और फला कीजिए। और ये प्रथा मेरे वक्त में भी रही और मेरे से पहले और आगे भी रही। और नियम ये भी है कि डिप्टी एसपी का भी ट्रांसफ़र डीजीपी करेगा, लेकिन वो नियम का पालन नहीं होता। तो जो शासन के अधिकार हैं वो भी नियमित नियम के अंतर्गत होते हैं। उन नियमों का पालन शासन को करना चाहिए और या ऐसी कोई मैकेनिज्म होनी चाहिए। विदेशों में तो ऐसा होता है कि जो नियम के विरुद्ध अगर कोई प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर या कराना चाहता है तो वो खुद फंस जाता है और जनता फिर उसे वोट नहीं देती, हार जाता है। हमारे यहाँ दुर्भाग्यवश ऐसा है कि जो नियम के विरुद्ध कराते हैं जनता उनको ज़्यादा वोट देती है और वो ज़्यादा पॉपुलर हो जाते हैं। तो इसलिए ये सब शासन की जातियाँ चलती रहती हैं। सामान्य तौर पर एक मैसेज जा रहा है कि जो योगी सरकार में जाति और धर्म बहुत ज़्यादा है। ख़ासतौर से ब्राह्मण बहुत नाराज़ हैं कि ठाकुरवाद फैलता जा रहा है। मुसलमान कह रहे हैं कि उनको जीने का अधिकार समाप्त हो रहा है। आपको क्या लगता है? देखिए, अगर आप तुलना में पूछेंगे तो मैं कहूँगा कि पिछली सरकारों से इसमें जातिवाद बहुत कम है। पिछली सरकारों जो अभी 21वीं सदी में रही हैं सरकारें हमारे उत्तर प्रदेश में, उनकी अपेक्षा जातिवाद बहुत कम है। इनके कंपैरिजन में जातिवाद बहुत ज़्यादा रहा है। यहाँ तक कि पिछली ही गवर्नमेंट में ऐसा था कि अगर आपको एफआईआर लिखानी है तो एक जाति विशेष का नेता लेके जाइए तभी लिखी जाती, नहीं तो लिखी ही नहीं जा सकती थी। और एक सब इंस्पेक्टर की पोस्टिंग जाति और धर्म के आधार पर की जाती थी। सब इंस्पेक्टर और एसपी की जिस ज़िले में देखिए, वो स्थिति नहीं है आज जनरली ये है कि योगी जी तुलनात्मक रूप से बहुत ही निष्पक्ष हैं। ये पिछली सरकारों की बात कर रहे हैं या पिछली सरकार के बारे में बात कर रहे हैं आप? मैं पिछली कई सरकारों की मैं कह रहा कि 21वीं सदी में सरकारें रही हैं, वो अधिकांश जो दूसरी सरकारें रही हैं उनकी तुलना में बहुत निष्पक्ष है ये सरकार। कुछ नए तरीके से भी समाज को देखने की कोशिश करेंगे? देखिए, जो आप ये कैसे कहते हैं कि ब्राह्मण नाराज़ है। आपका डीजीपी कितने ब्राह्मण रहे या हैं, मुख्य सचिव, होम सेक्रेटरी। मैं पहले जब ज़िलों में जाता था जाति विशेष का एसपी ही निकल के आ जाता था जहाँ देखो वहाँ पर। अब आप देखिए, अब मैं जाता हूँ तो मुझे तो हर जाति के एसपी मिलते हैं अलग अलग। तो मेरा व्यक्तिगत ये अनुभव है कि तुलनात्मक रूप से बहुत अधिक निष्पक्ष है सरकार। लेकिन पहले आपके विभाग के लोग अपने ही अधीनस्थ को या वरिष्ठ अधिकारियों को गिरफ्तार नहीं करते थे इस तरीके से, इसमें शुरुआत कर दी। नहीं, ये गिरफ्तारी मैं कहूँगा कि वो गिरफ्तारी सही नहीं है। अब उसमें कौन रिस्पॉन्सिबल है ये मैं नहीं जानता, किसकी वजह से ऐसा किया। नहीं, सत्ता के शीर्ष से या नहीं? क्या चीज़? सत्ता के शीर्ष से हुआ है या नहीं? मैं बता रहा हूँ कि मैं ये नहीं जानता कि किसकी वजह से हुआ है, ये मतलब मुझे ज्ञान नहीं है। लेकिन ये ऐसा प्रतीत अवश्य होता है कि कुछ ना कुछ इसमें शासन का हाथ रहा होगा, ऐसा प्रतीत होता है फैक्ट से।
लेकिन किसका रहा या नहीं है, किसके कारण हुआ है, अमिताभ ठाकुर की गिरफ्तारी की बात कर रहा हूँ पर्टिकुलरली, और मेरी समझ में वो जो उन पर धाराएं लगाई गई जस्टिफाइड नहीं थी। थोड़ा कयास लगाइए, अब 5-7 महीना हो गया है अमिताभ जेल में है, कितने साल और बंद रहेंगे? ये मैं नहीं जानता, मैं तो सोचता हूँ बहुत सामान्य धाराएं थी, बड़ी बड़ी धाराओं में तो लोग तो जमानत हो जाती है, इसमें हो जानी चाहिए थी तुरंत ही। तो हम देश शासन तंत्र में हैं, क्या विदेश शासन तंत्र में है? नहीं, अब ये शासन तंत्र नहीं, देखिए जमानत करना तो कोर्ट का काम है, उसमें जब प्रकरण जब जाता है तो कोर्ट डिसाइड करती है। आप सहमत नहीं इस बात से नहीं है कि न्यायपालिका इस समय अपने निकृष्टतम और न्यूनतम पायदान पर है? मैं इस विषय में बोलना भी नहीं चाहूँगा। बेदी जी, पुलिस लगातार घेरों में घिसती जा रही है, खासतौर से योगी सरकार में तो, और ये अंतिम दौर में तो बहुत बुरी हालत होती जा रही है। आपको क्या लगता है? देखिए, कुछ ना कुछ पुलिस की आलोचना हर सरकार में होती रही है उसके कार्यों की, इसमें भी कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिन पर आलोचना होती है और उस पर सरकार का दबाव भी रहता है। तो आलोचना तो पुलिस की है और होती रहेगी, कोई न कोई ऐसी घटनाएं होती रहेंगी, लेकिन घटना विशेष पर अलग अलग विचार किया जाना चाहिए, सबकी अलग अलग जांच होनी चाहिए और जैसी सही परिस्थिति हो उस हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए। शुरुआत अगर आप देखें तो हाथरस कांड हुआ, उसमें पुलिस की भूमिका क्या रही? उसमें ऐसा प्रतीत होता है कि स्थानीय पुलिस ने जो तथ्य थे उसको प्रारंभ में तोड़ने मरोड़ने का प्रयत्न किया और बाद में तो फिर सीबीआई को जांच दे दी गई और उसने चार्जशीट लगाई। जैसे बिकरू कांड में विकास दुबे और उसके बाद जिस तरीके से 7-8 लोगों को एक ही शैली में एनकाउंटर पे मारा गया, वो लोग मानने को तैयार नहीं हैं। देखिए, बिकरू कांड जिसने किया था वो बहुत बड़ा अपराधी था, 8 पुलिस वालों को मार दिया था और प्रक्रिया के विषय में तो प्रश्न उठ सकते हैं, उसकी जांच भी हो रही है कि पुलिस ने किस प्रक्रिया से उनके खिलाफ कार्रवाई की, लेकिन ये सत्य है कि कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि पुलिस को कानून से बाहर जाके कार्य करना पड़ता है और वो जनहित में होता है, समाज हित में होता है। लेकिन जिन हित में ही देखिए कि इसी बिकरू ने के कांड के विकास दुबे ने कोतवाली में जाकर के शुक्ला को राजमंत्री स्तर का पदाधिकारी था, उसको गोली मार के हत्या कर दी थी। उसमें 19 पुलिस वाले गवाह थे, लेकिन उनमें एक भी पुलिस वाले ने गवाही नहीं दी। तो ये फेल्यूर आपका पुलिस का है या बिकरू के विकास दुबे की गुंडागर्दी का या पूरी शासन तंत्र का? ये पुलिस का भी फेल्योर है, बिकरू के गुंडागर्दी का भी है, उसका डर भी रहा हो या उसका पैसे का प्रभाव रहा हो। तो इस तरह के अगर किसी ने गवाही नहीं दी है तो उसका यही सब कारण हो सकते हैं, लेकिन ये अवश्य है कि पूरा जो तंत्र है, जो व्यवस्था है, उसका फेल्योर है ये कि हम जब बहुत बड़ा बदमाश आ जाता है और तो उसकी चलती बदमाश की और न्यायालय भी जो है वो सही निर्णय नहीं दे पाता है ऐसे केस में। फिर तो देखा जाए कि चारा कांड में जो दिनेश चंद्र दुबे जी थे वो सस्पेंड हैं, अनंत तिवारी जो 10 लाख रुपए का घूस लेकर के उन पे आरोप है वो सस्पेंड हैं, पाटीदार फरार हैं, जौनपुर का अपराधी धनंजय सिंह वो जिला पुलिस अधीक्षक के घर के सामने क्रिकेट खेल रहा है जबकि वो भगोड़ा है। तो ये राजनीति का असर है या पुलिस की सफलता? मैं तो इसको पुलिस की असफलता मानूंगा इन प्रकरणों को, क्योंकि धनंजय के प्रकरण में पुलिस को पकड़ना चाहिए था, पुलिस किस दबाव में ऐसा नहीं कर रही है ये मेरी तो समझ नहीं आता है। तो दूसरे में जो आप प्रकरण बताए तो उसमें तो ये है कि, लेकिन पुलिस की असफलता का मेरा अर्थ ये नहीं कि पूरी पुलिस असफल है। जो पुलिस में जो संबंधित कर्मचारी हैं वो नहीं अपना ड्यूटी नहीं निभा रहे हैं, क्यों नहीं निभा रहे हैं ये तो जांच का विषय है।
दो प्रश्न आपसे खासतौर से जानना चाहता हूं। पहला तो ये कि लखनऊ में ही देखिए कि प्राची सिंह ने विशाल सैनी की हत्या पर विवाद बहुत जबरदस्त हुआ और उसने आत्महत्या करते समय एक पत्र लिख दिया कि प्राची ने मुझे आत्महत्या के लिए प्रेरित किया है। दूसरी बात, वैभव कांड में एक कोतवाली में एक युवक को उसके हवालात में उसकी मौत हो गई, कहा गया डीआईजी जायसवाल उसके लिए जिम्मेदार है। ये चरित्र होता जा रहा है राजधानी की पुलिस का, आपको कैसा लगता है? तो आप जो दो कांड बता रहे हैं, तो पहले कांड में आप कहते हैं प्राची सिंह के विषय में जिसने आत्महत्या की उसने ये कह दिया कि प्राची सिंह जिम्मेदार है हमारे इसके लिए, आत्महत्या के लिए। देखिए, बहुत सी व्यक्ति और ख़ास तौर से लड़कियां, ये देखा गया है कि वो स्वयं छोटी बात को बहुत बढ़ा लेती हैं। तो ये केवल उसके लिख देने मात्र से मैं नहीं मानूंगा कि प्राची सिंह जिम्मेदार हैं। उस पर विस्तृत जांच होनी चाहिए और तब पता लगना चाहिए कि उन्होंने कुछ ऐसा कार्य किया था कि नहीं किया था, या स्वयं ये इतनी डरी हुई थी लड़की, या सामान्य मस्तिष्क की नहीं थी, जो भी मरा है, मरी है, मरा है। और दूसरे पर वैभव कांड में अवश्य ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ गलती ज़रूर है। कुछ क्या लगता है कि अधिकारियों की, पुलिस अधिकारियों की काफ़ी बड़ी गलती है और उसमें उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी, जो भी कानून प्रोवाइड करता है। तकरीबन 55 साल तक आपने पुलिस की कार्य प्रणाली को निजी तौर पर देखा है और डीजीपी हो गए, 20 साल हो गए आपको। आपको नहीं लगता है कि जैसे आपने कहा कि प्राची सिंह ने के मामले में जांच होनी चाहिए, विकास दुबे पर कोई जांच नहीं होती है, पाटीदार पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, आनंद पर कोई विवाद नहीं होते और प्राची को चंद घंटों में ही मुक्त कर दिया जाता है? ये जांच की प्रक्रिया कैसी है? ये देखिए, मैं पुनः कहूँगा कि अगर प्राची के प्रकरण में किसी ने भी जांच की है तो हो सकता है वो जांच ज़्यादा सही हो। ये देखा गया है कि झूठे नहीं बल्कि मनगढ़ंत आरोप इस तरह के लगा देना, और वो जो ऐसे व्यक्ति लगाते हैं वो समझते हैं कि सच में हमारे साथ ऐसा हो रहा है, जबकि ऐसा होता नहीं है। पुलिस वाले अपना ड्यूटी निभाते हुए कभी न कभी कुछ दबाव तो डालता है, मानसिक दबाव भी डालता है और कभी सत्य है कि शारीरिक दबाव भी डालता है। लेकिन कोई ऐसा आरोप लगा दे कि हम इसकी वजह से आत्महत्या कर रहे हैं, इस बात मात्र से नहीं हो। क्योंकि हम देखते बहुत सी लड़कियां जो खुद जल जाती हैं शादी के बाद में, वो अपना सास, ननद और किस किस पर उनके विषय में आरोप लगा देती है, जबकि ननद और दूर दूर के उनसे वो रहती भी नहीं वहाँ पर। तो ये हैं महेश चंद्र दुबे। तो अगली बार फिर किसी दूसरे मसले पर, किसी दूसरे स्थान पर और किन्हीं दूसरे व्यक्तियों पर हम फिर हाजिर होंगे। तब तक दुलत्ती के लिए कुमार सविक को इजाजत दीजिए। आपसे गुजारिश है कि अगर हमारे चैनल आपको पसंद है तो YouTube पर दुलत्ती को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, ताकि लोगों को पता तो चल सके कि दुलत्ती ऐसे लगाई जाती है।